आप जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही बड़ी राष्ट्रव्यापी राजनीतिक क्रांति चल रही है। बिल्कुल। मतलब सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, हर तरफ बस उसी के चर्चे हैं, हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और गजब का माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही सत्ता पलट जाएगी। हाँ, जो अक्सर आजकल ऑनलाइन देखने को मिलता है। बिल्कुल। और फिर अचानक से क्या होता है कि सरकार के किसी दफ्तर में बैठा एक अधिकारी बस माउस का एक क्लिक करता है, वो एक सर्वर को ब्लॉक करने का आदेश देता है और वो पूरी की पूरी क्रांति मतलब पलक झपकते ही गायब हो जाती है। शून्य, एकदम हवा में गायब। हाँ। अब ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन तो है नहीं। ठीक ऐसा ही इस हफ्ते भारत में हुआ है। और आप देखिए, यही वो बिंदु है जहां आज की राजनीति का सबसे बड़ा भ्रम टूटकर बिखर जाता है। मतलब जब हम स्क्रीन पर चल रहे उस शोर शराबे को या उन डिजिटल दुनिया के आंकड़ों को जमीनी हकीकत मान लेने की भूल कर बैठते हैं, ये वाकई एक बहुत ही खतरनाक मुगालता है। सही कहा। तो आज के इस गहराई से विश्लेषण में हम इसी डिजिटल छलावे की तह तक जाने वाले हैं। और आज हमारे पास स्रोत के रूप में क्या है? हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो 29 मई 2026 को आरएमएन न्यूज पर प्रकाशित पत्रकार राकेश रमन का एक बेहद तीखा और आंखें खोल देने वाला लेख है। इसका शीर्षक है इंडिया सीजेपी द डिजिटल मिराज ऑफ जेन जी पॉलिटिक्स। मतलब ये लेख महज एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये एक तरह से आईना दिखाता है। ये इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि कैसे जेन जी का जो डिजिटल एक्टिविज्म है और हमारे पारंपरिक राजनीतिक ढांचे, जब ये आपस में टकराते हैं तो असल में क्या पैदा होता है। और इस टकराव से जो तस्वीर उभरती है ना, वो न केवल बेचैन करने वाली है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि लोकतंत्र के भविष्य पर गंभीर सवाल उठाती है। बिल्कुल। अब इस गहरे विश्लेषण में उतरने से पहले हमारे श्रोताओं के संदर्भ के लिए एक छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। एकदम। आज हम जिस लेख पर चर्चा कर रहे हैं उसमें सत्ताधारी दल यानी बीजेपी और मोदी सरकार, विपक्ष जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शामिल हैं, और यहाँ तक कि देश की न्यायपालिका को लेकर बेहद सख्त, विस्फोटक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील दावे किए गए हैं। बिल्कुल, बहुत ही कड़े दावे हैं। हाँ, तो हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम केवल लेखक के तर्कों और उनके द्वारा प्रस्तुत दावों की पूरी तरह से तटस्थ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम किसी भी राजनीतिक पक्ष का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही बचाव कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इसके पीछे के तंत्र को समझना है। ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है। मतलब आलोचनात्मक सोच की शुरुआत ही बिना किसी पूर्वाग्रह के सूचनाओं के विश्लेषण से होती है। लेखक का जो नजरिया है वो हमें ये समझने में मदद करता है कि सतह के नीचे असल में क्या पकड़ा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लेखक ने पूरी कहानी की शुरुआत 29 मई की एक ताजा घटना से की है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मामला आया था। हाँ, सीजेपी का मामला। बिल्कुल, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे अब सीजेपी के नाम से जाना जा रहा है, उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि उनका एक्स अकाउंट बहाल किया जाए, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था। हाँ, ये अकाउंट 21 मई से ही राष्ट्रीय सुरक्षा के आदेशों के तहत सरकार द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। तो अदालत ने उन्हें तत्काल राहत देने से साफ मना कर दिया। और आप देखिए, इस एक अदालती फैसले ने एक बहुत बड़े डिजिटल गुब्बारे की हवा निकाल दी है। सीजेपी के जो संस्थापक हैं उनका नाम अभिजीत दिपके है। मैंने पढ़ा था बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं वो। हाँ, 30 साल के हैं, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वे पहले आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवक भी रह चुके हैं। तो अदालत से राहत न मिलने के बाद अब उनके मामले को सरकारी समीक्षा समिति के पास भेज दिया गया है, जिसकी सुनवाई 6 जुलाई को होनी है। अच्छा, इसका जो नाम है ना, वही अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी, कोई अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम कॉकरोच क्यों रखेगा? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। लेख बताता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिन पर वैसे लेखक ने अपने लेख में भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने युवाओं के लिए इस अपमानजनक शब्द कॉकरोच का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल। तो युवाओं ने क्या किया? उन्होंने पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर अपने मन में पल रहे गुस्से को जाहिर करने के लिए इसी शब्द को अपना लिया। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो सत्ताधारी या ताकतवर लोगों के ताने को ही अपना हथियार बना लेना एक बहुत ही क्लासिक और आकर्षक रणनीति लगती है। हाँ, जैसे एक सिंबल बना लिया हो। ठीक कहा। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक खेल के पीछे मतलब कोई ठोस जमीन है ही नहीं। सीजेपी का ढांचा पूरी तरह से खोखला है। खोखला कैसे? उनके तो लाखों फॉलोअर्स हैं ना। यही तो बात है। उनकी जो एक्स, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स दिखते हैं, वे असल में कागजी शेर हैं।
लेख का दावा है कि वे खरीदे गए हैं। ओहो, यानी ये कोई असली लोग नहीं हैं जो कल को झंडा लेकर सड़कों पर उतरेंगे। ये तो ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़े रॉक कॉन्सर्ट के लिए भीड़ को किराए पर लिया गया हो, लेकिन जब पर्दा उठता है तो पता चलता है कि मंच पर कोई गायक ही नहीं है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने, केवल शोर बज रहा है। तो क्या ये सिर्फ बॉट्स और क्लिक फार्म्स का खेल है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे ये पूरा डिजिटल बाजार काम करता है। क्लिक फार्म्स के जरिए आप बहुत कम पैसे देकर, मतलब कौड़ियों के भाव, रातों रात लाखों फॉलोअर्स का एक भ्रम पैदा कर सकते हैं। जिससे एल्गोरिदम को लगे कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। बिल्कुल, एल्गोरिदम को ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन जब जमीन पर कोई संगठन नहीं होता, वार्ड स्तर की कमिटियां नहीं होती और आपात स्थिति में काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं होते, तो ये आंदोलन केवल क्लाउड में तैरता रहता है। और जाहिर है सरकार के लिए ऐसे क्लाउड आधारित आंदोलनों से निपटना तो बहुत ही आसान है, बस एक बटन दबाए और सब बंद। एकदम सही। तो मुझे एक बात समझाइए, क्या इस तरह के डिजिटल आंदोलनों से कभी कोई वास्तविक बदलाव आ सकता है, या वे हमेशा स्टेट की अपार शक्ति के सामने इसी तरह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे? देखिए, अगर हम सत्ता और शक्ति के इतिहास को देखें तो डिजिटल टूल सिर्फ संदेश फैलाने के काम आते हैं। वे बदलाव का माध्यम हो सकते हैं, लेकिन वे खुद बदलाव नहीं हैं। हाँ, जमीन पर तो लोगों को ही आना पड़ेगा। बिल्कुल। लेखक का यही तर्क है कि सीजेपी महज हारी हुई राजनीतिक ताकतों का एक संदिग्ध फ्रंटल संगठन है। जब सरकार एक सर्वर ब्लॉक करती है तो ये जो वर्चुअल प्रदर्शनकारी हैं ये कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि स्क्रीन के पीछे से आप पुलिस का सामना तो नहीं कर सकते। सही कहा। उनके पास सड़कों पर आकर चक्का जाम करने, लाठियां खाने या सरकार को भौतिक रूप से जवाबदेह ठहराने की क्षमता ही नहीं है। बिना जमीन के डिजिटल आंदोलन केवल एक छलावा है। तो यहाँ हालात सचमुच दिलचस्प हो जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर ये डिजिटल दिखावा इतनी आसानी से फुस हो रहा है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन युवाओं को बिना किसी जमीनी तैयारी के इस तरह के अधूरे और खोखले आंदोलनों में धकेल कौन रहा है और क्यों? इसी सवाल के जवाब में लेखक ने भारत के पारंपरिक विपक्षी दलों पर अपना सबसे कड़ा प्रहार किया है। उनका सीधा दावा है कि विपक्ष अब परजीवी यानी पैरासाइट्स की तरह काम कर रहा है। परजीवी मतलब वो युवाओं पर निर्भर है? हाँ, वे अपनी खुद की कानूनी और नैतिक कमजोरियों के कारण विरोध करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वे युवाओं की ऊर्जा पर जीवित रहना चाहते हैं। अच्छा, लेख में दो प्रमुख चेहरों का खास तौर पर जिक्र किया गया है ना? बिल्कुल। एक तरफ अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी है। लेखक के अनुसार वे वित्तीय जांच और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में इतने उलझे हुए हैं कि उनका पूरा तंत्र पंगु हो चुका है। सही कहा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस है, जो नेशनल हेराल्ड केस जैसी अड़चनों और लगातार हो रही चुनावी हार से कमजोर पड़ गए हैं। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये होता है कि ये स्थापित नेता अब राज्य के सुरक्षा तंत्र से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। मतलब आज के समय में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना बहुत महंगा और कानूनी रूप से जोखिम भरा हो गया है। संपत्तियां कुर्क हो सकती हैं, कठोर कानूनों के तहत जेल हो सकती है। हाँ, रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए विपक्ष एक नई रणनीति अपना रहा है, जिसे लेखक ने असंतोष को सब कॉन्ट्रैक्ट करना कहा है। एक सेकेंड, असंतोष का सब कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, ये तो वैसा ही है जैसे कोई सेनापति किसी सुरक्षित बंकर में आराम से छिपकर बैठ जाए और बिना किसी ट्रेनिंग वाले नए कैडेट्स को सीधे युद्ध के मैदान में भेज दे। वे 18 से 25 साल के इन छात्रों को आगे कर रहे हैं ताकि खुद कानूनी पछड़ों से बचे रहें। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है आपकी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये रणनीति केवल राजनीतिक कायरता नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्थित पतन का संकेत है। मतलब एक सिस्टमैटिक फेलियर। हाँ, लेखक समझाते हैं कि जब विपक्ष इस तरह युवाओं को ढाल बनाता है तो आंदोलन में कोई परिपक्वता नहीं आ पाती। युवाओं के पास असीम ऊर्जा और गुस्सा है, लेकिन दिशा और रणनीति नहीं है। लेकिन रुकिए, अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हर बड़े बदलाव की शुरुआत तो युवाओं ने ही की है ना? चाहे वो कोई भी आजादी की लड़ाई हो या दुनिया भर में हुए ऐतिहासिक छात्र आंदोलन, युवा तो हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहे हैं। तो फिर लेखक इसे कायरतापूर्ण आउटसोर्सिंग क्यों कह रहा है? देखिए, फर्क वैचारिक जमीन और जिम्मेदारी का है। ऐतिहासिक आंदोलनों में युवा आगे जरूर थे, लेकिन उनके पीछे एक मजबूत वैचारिक संगठन और परिपक्व नेता खड़े होते थे, जो जिम्मेदारी लेते थे, जो लाठियां खाने के लिए उनके साथ खड़े होते थे। हाँ, वो सिर्फ पीछे से कमांड नहीं देते थे। बिल्कुल। लेकिन आज लेखक के अनुसार इन युवाओं को बस डिजिटल स्पेस में कुछ हैशटैग ट्रेंड कराने के लिए उकसा दिया जाता है, और जब पुलिस कार्रवाई होती है या अकाउंट ब्लॉक होते हैं तो जो नेता उन्हें उकसा रहे थे वे गायब हो जाते हैं। ओह वाओ,
नतीजा ये होता है कि युवाओं का जो प्रामाणिक गुस्सा है वो केवल एक छिटपुट डिजिटल शोर बनकर रह जाता है, कोई ठोस राजनीतिक ताकत नहीं बन पाता। समझ गई। यानी विपक्ष अपने जोखिम कम करने के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सत्ताधारी दल यानी मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे तो बैठी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे इस युवा जनसांख्यिकीय वर्ग को कैसे हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष को भी ये पता है कि ये 18 से 25 साल का जो जनसांख्यिकीय वर्ग है, ये एक ऐसा अप्रत्याशित चर है जिसे वे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। सत्ता पक्ष बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये वर्ग कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। युवाओं की भीड़ कभी भी कोई भी रूप ले सकती है। इसलिए सरकार ने इस ऊर्जा को काबू में रखने के लिए एक बहुत ही गहरी और मनोवैज्ञानिक दो तरफा रणनीति बनाई है। अच्छा, और वो दो तरफा रणनीति असल में कैसे काम करती है? इसका पहला हिस्सा है रचनात्मक भटकाव। दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया विकसित भारत अभियान इसका बेहतरीन उदाहरण है। विकसित भारत। जब युवा महंगाई, बेरोजगारी या पेपर लीक से हताश होते हैं तो सरकार उन्हें राष्ट्र निर्माता का तमगा दे देती है। ये तो बहुत ही चतुराई भरा मनोवैज्ञानिक दाव है। आप किसी नाराज युवा को ये नहीं कह रहे कि उसकी मांगे गलत हैं, बल्कि आप उसे एक बड़ा विजन दे रहे हैं। एकदम सटीक बात। जब आप किसी को राष्ट्र निर्माता कहते हैं तो आप उसे एक भव्य योजना का हिस्सा महसूस कराते हैं। उसका जो व्यक्तिगत गुस्सा या कुंठा है वो एक राष्ट्रीय गौरव के एहसास तले दब जाती है। वो बगावत करने के बजाय सिस्टम के साथ जुड़ जाता है। हाँ, वो वर्तमान सिस्टम के खिलाफ बगावत करने के बजाय उसी सिस्टम द्वारा दिए गए भविष्य के एक सुनहरे सपने में उलझ जाता है। ये गुस्से को चैनलाइज करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इंसान 24 घंटे तो राष्ट्र निर्माण के सपने नहीं देख सकता ना। जब वो थकता है, जब हकीकत से सामना होता है, तो उसका गुस्सा फिर से उभर सकता है। इस खाली समय में उन्हें सड़कों पर आने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? यहीं पर दूसरी रणनीति आती है। हाँ, यहाँ लेख में ओपीएट्स यानी भटकाव के साधनों का जो जिक्र किया गया है वो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। और यही सरकार का दूसरा हथियार है, सांस्कृतिक अफीम, मुख्य रूप से बॉलीवुड और क्रिकेट और बॉलीवुड। हाँ, लेखक का सीधा दावा है कि बॉलीवुड अब पूरी तरह से सरकारी नैरेटिव के साथ जुड़ चुका है। उनकी फिल्में अब वही दिखाती हैं जो सत्ता चाहती है, और क्रिकेट को तो लेखक ने कुछ अविकसित देशों द्वारा खेला जाने वाला मूर्खों का खेल तक कह दिया है। एक मिनट, यहाँ मुझे इस क्रिकेट वाले बिंदु पर थोड़ी चुनौती देनी होगी। बताइए। क्या सच में क्रिकेट किसी अफीम या ओपिएट की तरह काम करता है? भारत में तो ये महज एक बेहद लोकप्रिय खेल है, लोगों का जुनून है। क्या लेखक इसे कुछ ज्यादा ही नहीं खींच रहे हैं? ये सवाल उठना लाजमी है। सर्कस के रूप में हो रहा है। आपका ये ब्रेड एंड सर्कस वाला उदाहरण बहुत सटीक बैठता है, और लेखक ठीक यही समझाना चाह रहे हैं। आलोचनात्मक सोच हमें यह देखने पर मजबूर करती है कि इन आयोजनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अच्छा, लेखक का मुख्य मकसद खेल का उपमान करना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि कैसे इन विशाल आयोजनों का इस्तेमाल टाइम सिंक की तरह किया जाता है। टाइम सिंक से आपका मतलब है उनका समय और ऊर्जा पूरी तरह से सोख लेना। ठीक वही। जरा सोचिए, अगर युवा पूरे साल स्टेडियम्स में चीयर करने में, फैंटेसी लीग्स खेलने में या सिनेमा हॉल में राष्ट्रवाद से प्रेरित फिल्में देखने में अपनी सारी ऊर्जा और भावनाएं लगा देंगे, तो उनके पास शिक्षा प्रणाली की खामियों या रोजगार जैसे असल मुद्दों पर विचार करने का न तो समय बचेगा और न ही मानसिक क्षमता। ये तो एक तरह से उन्हें दिमागी तौर पर उलझाए रखना हुआ। बिल्कुल, ये एक ऐसी सोची समझी सांस्कृतिक कैद है जो उन्हें सड़कों पर उतरकर सवाल पूछने से रोकती है। ये रणनीति तो बहुत असरदार लग रही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्या? अगर राज्य का ये भटकाव और नियंत्रण का तंत्र इतना ही अचूक है, तो हमारे आस पड़ोस के देशों में क्या हुआ? लेख में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के युवाओं का उदाहरण दिया गया है। वहां तो ऐसा नहीं हो पाया। और यही तुलना इस पूरे लेख के सबसे मजबूत और आंखें खोलने वाले हिस्सों में से एक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भारत के जेनजी और पड़ोसी देशों के जेनजी की कार्यप्रणाली में बुनियादी अंतर क्या है। लेख विस्तार से बताता है कि श्रीलंका या बांग्लादेश के युवाओं ने पारंपरिक और भ्रष्ट विपक्षी दलों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। उन्होंने किसी भी स्थापित नेता को अपना मसीहा नहीं माना। हाँ, वो खुद आगे आए। बिल्कुल, उन्होंने वैचारिक सीमाओं को तोड़कर सबसे महत्वपूर्ण काम किया, सड़कों पर निरंतर विरोध प्रदर्शन। उन्होंने कोई डिजिटल मृग तृष्णा नहीं बनाई। वे सीधे जमीन पर उतरे, शारीरिक जोखिम उठाया और शक्तिशाली सरकारों को उखाड़ फेंका। और भारत का ये सीजेपी मॉडल कैसा है? ये पूरी तरह से ट्विटर ओनली पोस्टिंग तक सीमित है। वे सड़कों पर निरंतर दबाव बनाने के बजाय सोशल मीडिया के इको चेंबर में बस तालियां बटोर रहे हैं।
हाँ, इसमें मुझे एक बहुत बड़ी और अजीब विडंबना नजर आती है। कैसी विडंबना? सीजेपी के लोग डिजिटल स्पेस में क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनके अकाउंट ब्लॉक होते हैं तो वे इंसाफ के लिए उन्हीं अदालतों और सरकारी समितियों के दरवाजे खटखटाते हैं जिन्हें लेख के अनुसार वे खुद पूरी तरह से भ्रष्ट मानते हैं। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। क्या ये एक बंद लूप में दौड़ने जैसा नहीं है? आप एक ऐसे सिस्टम से न्याय की भीख मांग रहे हैं जिसे आप खुद सिस्टमैटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड मानते हैं। और यही वो बंद लूप है जिसकी वजह से लेखक मानते हैं कि भारतीय युवा आज भ्रमित और डरा हुआ है। जब आपके पास सड़कों पर उतरकर भौतिक जवाबदेही मांगने की हिम्मत या ढांचा नहीं होता तो आप उसी व्यवस्था के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो जाते हैं। और सरकार को ऐसे डिजिटल आंदोलनों से कभी कोई डर नहीं लगता जो न्याय के लिए उसी सिस्टम पर निर्भर हो जिसे सरकार खुद नियंत्रित करती है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने देख लिया कि डिजिटल एक्टिविज्म एक छलावा है, विपक्ष कमजोर है और युवाओं को मोहरा बना रहा है। सरकार ने भटकाव के बेहतरीन साधन लागू कर दिए हैं और सड़कों पर कोई जमीनी आंदोलन नहीं है। जी। इन सब टुकड़ों को जोड़कर लेखक आखिर किस अंतिम नतीजे पर पहुंचते हैं? इन सब टुकड़ों को जोड़ने पर जो तस्वीर बनती है वो बहुत ही चिंताजनक है। लेखक का दावा है कि इन सभी घरेलू संस्थानों की पूर्ण विफलता के कारण भारत अब एक प्रतिनिधि राज्य नहीं रह गया है। यानी जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य अब खत्म हो गया है। हाँ, लेखक इसे प्रबंधित निरंकुशता यानी मैनेज्ड ऑटोक्रेसी का नाम देते हैं। मैनेज्ड ऑटोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था जहां बाहर से देखने पर सब लोकतंत्र लगता है, चुनाव होते हैं, लेकिन उनका परिणाम पहले से ही प्रबंधित होता है। उनका सीधा आरोप है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में धोखाधड़ी के जरिए लोगों के असली वोट को दबा दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा आरोप है। बिल्कुल। और क्योंकि घरेलू स्तर पर कोई भी संस्था, चाहे वो अदालतें हों, विपक्ष हो या नागरिक समाज, इसे रोकने में सक्षम नहीं है, इसलिए लेख में एक बहुत ही चरम कदम की मांग की गई है। और वो चरम कदम है अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग। मैंने पढ़ा कि लेख में ये बाकायदा औपचारिक अपील की गई है कि यूएनएचआरसी, इंटरनेशनल आइडिया, आईपीयू, काउंसिल ऑफ यूरोप और यहाँ तक कि अमेरिकी विदेश विभाग को भारत के चुनावों और लोकतंत्र की तत्काल निगरानी करनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब जब देश का ही एक पत्रकार इस हद तक जाके विदेशी शक्तियों और संस्थाओं से हस्तक्षेप की मांग करने लगे तो उसका क्या अर्थ है? ये तो बहुत ही निराशाजनक है। ये इस बात का संकेत है कि लेखक का स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत के आंतरिक चेक एंड बैलेंस न केवल फेल हो गए हैं बल्कि स्टेट ने उन्हें अपने हथियारों में तब्दील कर लिया है। लेकिन जरा सोचिए, किसी संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में, खासकर चुनाव जैसी चीज में, अमेरिकी विदेश विभाग या यूएन को बुलाना बहुत ही असाधारण बात है। एकदम असाधारण। कूटनीति की भाषा में ये एक न्यूक्लियर ऑप्शन की तरह है। ये तो एक तरह से ये मान लेना हुआ कि हमारा अपना संविधान और हमारी पूरी व्यवस्था पूरी तरह से मृत हो चुकी है। और यही लेखक का अंतिम निष्कर्ष है। उनका मानना है कि जब घर के अंदर आग लगी हो और सारे फायर अलार्म खुद आग लगाने वालों ने ही बंद कर दिए हों, तो आपको बाहर वालों को ही मदद के लिए बुलाना पड़ता है। ये भारत के लोकतांत्रिक मशीनरी के अंतिम पतन की एक बेहद डरावनी तस्वीर पेश करता है। तो आज के इस गहराई से विश्लेषण में हमने वाकई एक बहुत ही जटिल विषय को परत दर परत समझा। राकेश रमन के लेख के जरिए हमने देखा कि कैसे सीजेपी का डिजिटल आंदोलन बिना जमीनी हकीकत के महज एक छलावा साबित हुआ। बिल्कुल। हमने विपक्ष के परजीवी रवैये और सरकार की विकसित भारत जैसी मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को समझा जो युवाओं को सड़कों पर आने से रोकती हैं। और अंततः हमने उन गंभीर आरोपों पर चर्चा की जो भारत को एक प्रबंधित निरंकुशता बताते हुए वैश्विक निगरानी की मांग तक पहुंच जाते हैं। यह विश्लेषण हमें मजबूर करता है कि हम स्क्रीन पर दिखने वाले शोर और जमीन पर होने वाले वास्तविक काम के बीच के अंतर को गहराई से समझें। लोकतंत्र केवल क्लाउड में नहीं बच सकता। एकदम सही। जाने से पहले हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें कि आज चर्चा में आए ये सभी बेहद सख्त दावे, आरोप और टिप्पणियां विशेष रूप से राकेश रमन के मूल लेख और उनके व्यक्तिगत नजरिए के थे। हमारा उद्देश्य केवल इन विचारों और उनके पीछे के तर्कों को आप तक पहुंचाना था। हमारा काम आपको अलग अलग दृष्टिकोणों से वाकिफ कराना है ताकि आप स्वयं हर मुद्दे की गहराई को समझ सकें। और आज के शानदार विश्लेषण को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि अगर डिजिटल स्पेस को महज एक माउस क्लिक से इतनी आसानी से म्यूट किया जा सकता है और अगर पारंपरिक रूप से सड़कों पर उतरना कानूनी तौर पर इतना खतरनाक हो गया है, तो आने वाली पीढ़ी
अपनी आवाज उठाने के लिए कौन सा बिल्कुल नया माध्यम खोजेगी? ये सोचने वाली बात है। क्या वो कोई ऐसी तकनीक होगी जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते, या फिर बगावत का कोई ऐसा नया तरीका जिसकी भविष्यवाणी आज का कोई भी सिस्टम नहीं कर सकता? उस डिजिटल मृत तृष्णा के पार असली पानी कहाँ है? सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।